Hello, warm welcome to all of you. Myself Anand Kumar Singh. Join us by subscribing our channel Aim Today for better tomorrow. Also do like, share and comment. So let's start with our today's topic from class 10 Science NCERT. It would be beneficial for CBSE as well as state boards. So today's topic is light, reflection and refraction. तो ये चैप्टर जो है वो आपको दो भाग में मिलेगा, एक लाइट का इंट्रोडक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों कवर किया हुआ है, और सेकेंड पार्ट में आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। आप जानते हैं कि एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, जिसमें से एक लाइट भी है, जैसे साउंड एनर्जी, उस तरह से एक लाइट एनर्जी। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आपको किसी चीज को देखने में मदद करता है। अगर लाइट है तो आप किसी चीज को देख पाते हैं, वरना अगर लाइट का अब्सेंस है तो आप नहीं देख पाते हैं। तो लाइट किसी चीज को देखने के लिए जो बेसिक चीज है वो है कि आपको लाइट उस ऑब्जेक्ट से आपके आंख में एंटर करना चाहिए। चाहे वो ऑब्जेक्ट खुद ही लुमिनस हो तो लाइट डायरेक्ट आपके आंख में आती है, या फिर कोई चीज नॉन लुमिनस है तो उससे लाइट बाउंस बैक करके आपके आंखों तक पहुंचती है। तो आपके आंखों में लाइट जाने से ही आप देख पाते हैं। तो यहाँ पे लाइट का डेफिनेशन, एक बात और कि आपको इस चैप्टर के दौरान या फिर जितने भी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे उसके दौरान आपको नोट्स का टेंशन नहीं लेना। नोट्स ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर बाकी मैं समझाने के लिए हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए, लाइट के बारे में एक नोट है। नोट ये है कि लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट मेक्स द थिंग्स विजिबल। कहने का अर्थ है कि लाइट अपने आप में इनविजिबल है। कहने का अर्थ है कि लाइट नहीं देखा जा सकता, बट लाइट दूसरे चीजों को दिखाती है। लाइट जिन ऑब्जेक्ट्स पे पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होता है तो आप उन चीजों को देख पाते हैं। लाइट का नेचर, लाइट के नेचर का बात करें तो लाइट का बिहेवियर एक तरह से कह सकते हैं आप इसको, कि लाइट बिहेवियर कैसा है लाइट का। तो लाइट रियलिटी में अलग अलग थ्योरीज हैं। तो लाइट रे के फॉर्म में भी बिहेव करता है, वेव के फॉर्म में भी, और पार्टिकल के फॉर्म में, यानी कि तीनों नेचर हैं इसमें, जिसमें से रे नेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेव और पार्टिकल नेचर आप सीनियर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लाइट बिहेव करता है रे के फॉर्म में, वेव और पार्टिकल के फॉर्म में, जिसमें से रे के फॉर्म में अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन उसी में आता है और रिफ्रैक्शन भी। फिर पार्टिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 11-12 में आप जाएंगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्या है? तो ये मोर और लेस सभी को पता है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में बोले, जो लिखने का होता है न्यूमेरिकल, तो उसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए अब लाइट जब किसी चीज से ट्रैवल करती है और किसी दूसरे मीडियम में जाने का कोशिश करती है, जाती है, तब वो 3 तरह से बिहेव करती है। या तो उस सरफेस के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दूसरा उससे टकरा करके बाउंस बैक होती है, और तीसरा पासेस थ्रू, उससे होकर के पास होती है। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होकर के पास होगी तो उस केस में होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, और जब बाउंस बैक होगी, यानी कि कहने का अर्थ है कि सरफेस पर टकराई और वापस उसी मीडियम में आ गई, तो इस केस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई भी लाइट, मतलब लाइट रे, जब भी आपको किसी सरफेस पे टकराती है तो अधिकतर, मोस्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, अधिकतर जो है वो उससे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और कुछ जो है उस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिए जाते हैं। देखिए, एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा यहीं पर, कि जो कोई भी कलर हम लोग देखते हैं, कलर जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ब्लू और ब्लैक दोनों ही कलर से लिखा हुआ है, और हम अंडरलाइन करने के लिए रेड कलर का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ आपको रेड दिख रहा है, कोई ब्लैक, कुछ व्हाइट और कुछ ब्लू। तो कलर्स देखने का होता है क्या, स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम जानते हैं, लाइट में 7 तरह के कलर्स होते हैं। तो उनमें से जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही हम लोग को दिखता है। व्हाइट के केस में सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए व्हाइट दिखता है कोई चीज़, और ब्लैक के केस में सारे स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस कारण से कोई भी चीज़ ब्लैक दिखता है। चलिए आगे यहाँ पर आते हैं।
अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहा गया, अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो ये है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। कोई भी सरफेस, हाँ एक कंफ्यूजन जो जनरली सभी के माइंड में होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट सिर्फ आईने से होता है, कहने का अर्थ है कोई पॉलिश्ड सरफेस से ही होता है, बट ये रॉन्ग है। एक दीवार जो कि रफ सरफेस है उससे भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। तो दो लॉज क्या क्या है, पहला लॉ जो है, ये जो लॉ है सेकंड में मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये जनरली पहले लॉ पे होता है, ये पहला वाला सेकंड पे, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, पहले समझते हैं। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये समझते हैं, जस्ट इसके बाद मैं बताने वाला हूँ। तो पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल, हमेशा इक्वल होता है, इज ऑलवेज इक्वल। और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब इसका मतलब भी क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये तो आप लोग जानते हैं, ये एक प्लेन मिरर है, जनरली आप लोग 8 9 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए मिरर यहाँ लिखा हुआ है, ये प्लेन मिरर है। अगर मान लीजिए प्लेन मिरर पर, रियल में ये कोई भी सरफेस हो सकता है, मैं प्लेन मिरर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई सरफेस भी हो सकता है। तो देखिए प्लेन मिरर पे जो ये लाइट आ रही है इसका नाम है इंसिडेंट रे, ठीक है, क्योंकि ये लाइट आ रही है तो इंसिडेंट। और फिर ये सरफेस पर टकरा करके इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये इस सरफेस पर टकरा करके यहीं से ये वापस चली जा रही है उसी मीडियम में। तो जब ये लाइट आई और टकरा करके बाउंस बैक हुई तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और फिर देखिए ये जो सरफेस है मिरर का, इसके ऊपर एक 90 डिग्री पर एक सीधा रेखा आपको दिख रही होगी, सीधी रेखा, ये है नॉर्मल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इसलिए इसका नाम नॉर्मल है। अब बात करते हैं दो चीज और होती है यहाँ पर। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आई आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल कवर होता है इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरह से होगा, द एंगल फाउंड बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal, the angle between incident ray and the normal is called angle of incidence। और इसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको जानना है तो ये हो जाएगा the angle found between the reflected ray and the normal is called angle of reflection। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल i से। देखिए ये हो गया प्लेन मिरर का केस। ये यहाँ तक तो रिवीजन है, मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ तक आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, 8 या 9 क्लास में ये है भी पहले से। यहाँ पे जो नए चीज हम लोग को पढ़ने हैं वो है कर्व मिरर्स के बारे में। तो समझते हैं पहले। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर्स। मिरर्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक प्लेन मिरर जो कि आप इनके केस में पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर में इमेज जो बनता है वो सेम साइज का होता है, वर्चुअल इमेज होता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। अब देखते हैं कर्व मिरर। यहाँ पे नया चीज जो है वो कर्व मिरर। कर्व मिरर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, है ना, जिसको एक को कहते हैं कन्वेक्स मिरर और एक को कनकेव मिरर। तो देखिए कनकेव में क्या होता है, मान लीजिए एक मिरर है ऐसा, ये देखिए ऐसा, और ये बाहर से पॉलिश्ड हो, है ना, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर धंसा हुआ हो, अंदर की तरफ केव बना हुआ हो, तो इसको बोले कनकेव मिरर। जो कि इस केस में आप देख सकते हैं ये एक स्फेयर शेप है। इसमें ये देखिए ये जो है ये सामने वाला ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे ये पता चलता है कि ये इस तरह के शेप को बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट कन्वेक्स, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, बाहर की तरफ बल्ज होगा। तो ऐसे को कहते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए इसका नाम कनकेव याद रहेगा। अब चलते हैं अगले। देखिए यहाँ पर अब कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों का आप डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अभी फिलहाल जानते हैं कनकेव मिरर को आपको बता दिया कि अंदर की तरफ धंसा हुआ था। अब समझते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में जो कि आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया, इसमें आप देख सकते हैं कि कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, दोनों ही मिरर एक स्फेयर का पार्ट होता है,
ठीक है, यानी कि स्फेयर को अगर आप एक तरफ से पॉलिश कर दें और उसको बीच से या फिर साइड से थोड़ा काट दें तो जो आपके पास मिलेगा प्लेट सा कुछ, वो मिरर होगा, मिरर का शेप होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये सी से जो दिखाया गया है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में नहीं आया, बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का वो होता है, मान लीजिए एक मिरर है, मिरर किसी राउंड शेप यानी कि गेंद के शेप का एक पार्ट होता है। गेंद को अगर बीच से काट दो या फिर साइड से काट दो हल्का सा, तो जो शेप आपको मिलता है वो मिरर उसी शेप का होता है। तो मिरर आप जानते हैं कि क्योंकि वो स्फेयर का एक पार्ट है तो स्फेयर का कोई ना कोई तो सेंटर जरूर होगा। तो वो इमेजिनरी सेंटर, अगर आप मान लें कि इस स्फेयर का जो पार्ट है इसका कुछ इमेजिनरी सेंटर जहाँ होगा उसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको डिनोट करते हैं सी से। और ये जो अगर ये मिरर है तो इसका बीच का कोई पार्ट जरूर होगा। जैसे आप प्याला अगर हाथ में लेते हैं तो आप उसके बीच का पॉइंट जानते हैं कि देखियो ये अगर प्याला है तो इसका बीचों बीच वाला पॉइंट ये है, तो वही बीच वाला जो पॉइंट होता है इसका वो कहलाता है पोल। ठीक है, अब देखिए ये एफ जो आया ये कहाँ से आया, इसको बोलते हैं फोकस। और ये फोकस है क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है पॉइंट, और ये जो पोल है पॉइंट, ये दोनों के बीचों बीच का जो डिस्टेंस होगा वहां पे जो पॉइंट मिलेगा उसको बोलते हैं एफ। कहने का अर्थ है फोकस। देखिए ये है आपका कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। दोनों ही केस में अंतर देखें क्या क्या है। इसका जो फोकल लेंथ है या फिर फोकस है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये दोनों ही मिरर के बाहर की तरफ है। देखिए ये मिरर का अंदर कहलाएगा, कंसिडर किया जाएगा, और ये मिरर का बाहर। और इसी तरह से ये मिरर का पेंटेड सरफेस है, ये अंदर हो जाएगा और ये बाहर। तो देखिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ये मिरर के बाहर की तरफ है कनकेव मिरर में, और ये जो कन्वेक्स मिरर है इसमें दोनों ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही मिरर के अंदर की ओर है। अब देखिए दो चीज़ और हैं यहाँ पे। ये जो है यहाँ से पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और उसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी हम लोग समझ गए। तो यहाँ पे इस केस में भी देख लीजिए जो मैं यहाँ बताया हूँ सेम यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग इन सभी जो अभी मैं बताया, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सभी को मैंने डिफाइन भी कर दिया। फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है उसको फोकल लेंथ कहे, और जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहे। तो ये सब मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पर आपको मिल गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस देख लीजिए, वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच से होकर के जाए, वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को मिलाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए फोकस भी मैंने डिफाइन कर दिया। फोकल लेंथ क्या है भाई, तो जो पोल है और फोकस है ये दोनों के बीच का दूरी। तो देखो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब समझते हैं इमेज के बारे में। तो इमेज के बारे में क्या खास है, तो टाइप्स ऑफ इमेज में अगर बात करें हम लोग तो इमेज दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक को बोलते हैं रियल इमेज और एक को वर्चुअल इमेज। पहले डेफिनेशन समझते हैं, ये आपको आगे क्लियर हो जाए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। अभी फिलहाल डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो इमेज वैसा इमेज जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर रेज, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के जब रेज आएंगे और वो एक्चुअल में यानी रियलिटी में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो रियल मतलब इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज होगा। और वर्चुअल इमेज क्या होता है कि रियल में रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते नहीं है, ऐसा लगता है कि करते हैं, यानी अपरेंट इंटरसेक्शन होता है, यानी कि रियल में इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोग जो इमेज मिलता है उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखिए ये जो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स से इमेज जो बनते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनते हैं वो उनको बनाने के लिए या फिर उनको आपको ड्रॉ करने के लिए कोई तीन सिंपल सा ट्रिक है। तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि आप जब भी मिरर का सिंबल बनाए वो इस तरह का, ये हो गया कनकेव मिरर का, अगर इधर आप पेंट कर देते हैं सरफेस को, और अगर आप इसको बाहर की तरफ निकला हुआ बनाते हैं तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, अगर इधर से आप पेंट कर दें तो। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। ऐसे एक बीच से लाइन जो जाएगा वो पोल से होकर के जाएगा, ये पोल होगा यहाँ पर,
फिर इधर आप एफ और इधर सी भी दिखा सकते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो इसी तरह से तो देखिए 2-3 नियम जो आपको याद रखने हैं वो है कि पहला कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के सॉरी यहाँ पे थोड़ा रुकिए, हाँ मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस होकर के बीच से पार हो रहा है। अगर इसके पैरेलल आप एक लाइट रे लाते हैं जो कि स्ट्राइक कर रहा है इस मिरर को, तो वो क्या होगा कि इधर जो फोकस है यहाँ पे एफ फोकस होगा, ये देखिए, तो ये जो पैरेलल आएगा ये फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा अगर इसी का उल्टा कि अगर फोकस से होकर के आप यहाँ पर ला रहे हैं लाइट रे जो कि इधर इंसिडेंट कर रहा है, तो ये आपको पैरेलल में चला जाएगा, ये एक चीज़ याद रखना है। फिर सेकेंड है कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको लाइट को लाते हैं, जैसे कि ये लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पर सी है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इससे आप लाइट पास करवाते हैं ऐसे करके यहाँ पर स्ट्राइक करता है ये, तो क्या होगा ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगा और इसी पर लौटेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। और कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके हम लोग इंसिडेंट करा दिए, तो एंगल जो भी बनाएगा उतना ही एंगल बनाकर यहाँ से जाएगा। ये तो ये नियम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा ये बराबर होता है ना। तो ये भी हम लोग प्लेन मिरर के केस में ही याद रखिएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम बताए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो वहाँ पे वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो ये आपका सारा कुछ होगा, आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इस केस में देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक पैरेलल रेस आया है जो कि यहाँ फोकस से होकर गया, एक पैरेलल आया जो फोकस से होकर गया। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट देखिए इन्फिनिटी पे है, तो ये पैरेलल आ रहा है और यहाँ पे फोकस पे मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पर बन रहा है। ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट और इमेज यहाँ पे इतनी छोटी बन रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो जहाँ पे रियल में इंटरसेक्शन हो जाए, यहाँ पे देखिए लाइट रेज ऐसे आए, यहाँ आए, ये लाइट रेज आए, यहाँ इंटरसेक्ट किया, देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हुआ, तो इस केस में रियल इमेज बनता है, रियल इमेज। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है ये बहुत छोटा, बहुत ही छोटा, डिमिनिस्ड, बहुत ज़्यादा छोटा इमेज यहाँ पर बनता है। इस तरह का खेल अगर आपके पास कनकेव मिरर हो तो आप कभी खेले भी होंगे। धूप में हम लोग अक्सर कभी कभी सन का इमेज बनाते हैं, कुछ चीज़ जलाते हैं, तो ये कनकेव मिरर से पॉसिबल है। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था इन्फिनिटी पे था, अब हम लोग मानते हैं कि कोई नोन पॉइंट पे बियॉन्ड सी, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पोजीशन को बोलेंगे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के इधर तरफ बाहर, तो बियॉन्ड सी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक लाइट रे हम लोग पैरेलल ले गए जो कि फोकस से होकर के गया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ गया। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ है, तो ए बी ये है, और इसका इमेज जो है ए डैश बी डैश देखिए यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से साफ तौर पे दिख रहा है कि ये छोटा है। तो अगर पोजीशन का बात करें इमेज का, तो बोलेंगे इसको, यहाँ देखिए एफ है और यहाँ पे सी, तो जो इमेज बन रहा है वो सी और एफ के बीचों बीच बन रहा है। मतलब बीचों बीच जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली बीच में नहीं हो सकता, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बीच में, बीच कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर बन रहा है ना। तो सी और एफ के बीच में कहीं पर बन रहा है, ठीक है। तो ये केस हो गया बियॉन्ड सी वाला। फिर इस तरह से हम लोग सी पर जब रखते हैं तो वही फिर से पैरेलल एक ले गए और एक एफ से लेकर के ले गए, एफ से जो लेकर के जाएंगे वो पैरेलल आ जाएगा, और जो पैरेलल लेके जाएंगे वो एफ से आ जाएगा। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी पर जो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज भी उसका सी पर बना है और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट साइज होता है ये, ठीक है। और तीनों ही केस में जो होता है यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि ऑब्जेक्ट्स का इमेज जो है उल्टा या सीधा बन रहा है। यहाँ पे देखिए उल्टा बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए उल्टा बन रहा है। तो रियल इमेज जब भी बनता है तो वो क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है इन्वर्टेड, है ना, वो उल्टा होगा हमेशा। अब समझते हैं तीसरा जो है वो है आपका, ये हो गया इन्फिनिटी पर, ये हो गया बियॉन्ड सी, ये हो गया ऑन सी। और अब बात करते हैं सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करा रहे हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के लौट रहा है, और दूसरा कि यहाँ पर अब आप क्या किए कि एक पैरेलल ले गए जो कि एफ से होकर के गया। तो ये देख रहे हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि बियॉन्ड सी में इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए अगर आपको शॉर्ट में इस ट्रिक को मतलब याद रखना है कि कहाँ पे रखने पे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है।
जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। इसका उल्टा याद रखिएगा कि जब आप फोकस पे रखते हैं, देखिए यहाँ इस केस में फोकस पे रख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी पर बनता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप बियॉन्ड सी रखते हैं तो सी और एफ के बीच बनता है। इसी का उल्टा भी याद रखिए कि जब आप सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच रखते हैं तो ये क्या होगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। अब ये तो एक ही केस है कि सी पर रखिए और सी पर ही बन जाएगा। और ये देखिए फोकस और पोल के बीच जब रखते हैं तो ये मिरर के अंदर बनता है। ये वही केस हो गया वर्चुअल वाला। वर्चुअल वाला इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से मान लीजिए लाइट होकर के जा रहा है तो इसी पर से रिट्रेस करते हुए वापस जा रहा है। और ये देखिए जब आप यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाए तो उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस केस में देखिए ये लाइट रे इधर जा रहा है और ये जा रहा है इधर, तो ये साफ दिख रहा है कि इसके बीच की दूरियां जो है वो बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कि आगे तो कहीं नहीं मिलेगा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसी पाथ को हम लोग रीट्रेस करते हैं पीछे की तरफ, मिरर के अंदर की तरफ। और ये देखिए इसको भी हम लोग रीट्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए अपेरेंट इमेज बना जो कि रियल में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा लाइट रे का। देखिए एक लाइट रे आपको इधर जाता हुआ दिख रहा है और इधर, तो इन रियलिटी इनका इंटरसेक्शन होने वाला नहीं कहीं, लेकिन हम लोग अपेरेंट मान के चलते हैं कि देखते कहाँ होता है। तो ये पीछे बाउंस, मतलब जब लाइट को रीट्रेस किए पीछे की तरफ बनाए तो आप देख सकते हैं लाइट रे के कारण यहाँ पर इमेज मिरर के अंदर मिल रहा है। और ये केस होता है जब आपको ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा मिलता है, और इस केस में क्या होता है कि सीधा मिलता है। और यही सेम प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करते हैं सेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर जो होता है लड़कियों के पास, या सेविंग मिरर जो लड़के यूज़ करते हैं। तो इन दोनों ही केस में ये बात होता है। तो ये वो वाला केस हो गया। तो इस तरह से सारे केस मैंने समझा दिए यहाँ पर, आप लोग इसका नोट रख सकते हैं, नोट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं। जो चीज़ मैंने अभी बताया कि आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपको इमेज जो है फोकस पे मिलता है, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है। और फिर यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा रियल जब होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये टेबल मैंने यहाँ पे दे दिया है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। जो अभी प्रीवियस जो हम लोग बात किए वो तो था कनकेव मिरर के केस में। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर। देखिए कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि कन्वेक्स मिरर में आपको ऑब्जेक्ट दो जगह पे आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए कनकेव मिरर में क्या था कि बाहर की तरफ, मिरर के बाहर बहुत सारी चीज़ें थे। आप एक इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी पर, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ और पी के बीच। तो इस तरह से यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि देखिए एफ मिरर के अंदर है, सी भी मिरर के अंदर है। तो हम लोग रख कहाँ सकते हैं, एक इन्फिनिटी पर, जो कि इन्फिनिटी का ही कह सकते हैं कि कहाँ कितना दूर है पता ही नहीं है, और एक रख सकते हैं हम लोग किसी नोन पॉइंट पे, किसी पॉइंट को जहाँ हम लोग जानते हैं, कोई भी नोन पॉइंट हो सकता है ये। तो देखिए जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो पहले तो पैरेलल्स जाएंगे, रेज पैरेलल गई और ये फोकस से होकर के निकलता हुआ दिखाई देगा। और फिर इसी तरह से ये भी पैरेलल हम लाए तो ये फोकस से होकर के निकलता हुआ दिखेगा। तो रियल में ये लाइट रेज देख के फैल रहा है, मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। तो रीट्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इमेज जो है वो फोकस पे बन रहा है, यानी इन्फिनिटी पे जब रखें तो ये फोकस पे बन रहा है। किस केस में भाई, कन्वेक्स मिरर के केस में। अब यहाँ पर देखते हैं ये किसी नोन पॉइंट पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट। तो पहला एक तो पैरेलल ले गए, पैरेलल जो ले गए वो लग रहा है कि फोकस से होकर के जा रहा है, और दूसरा एक हम लोग फोकस पे, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ किए हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर इसी पर से वापस हुआ, ये जाने का सिंबल और ये आने का, इसी पर रिट्रेस करके गया। तो अब दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर रे है ये है और ये रिफ्लेक्टर रे है, तो दोनों को आपस में मिलने वाली है नहीं कभी। तो इसको फिर से पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। जब पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, और जब ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। इस केस में ऑब्जेक्ट के साइज से ये छोटा है। तो देखिए ये कन्वेक्स मिरर का केस है जिसमें क्या होता है कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा मिलता है। और ये केस है जब हम लोग अपने गाड़ियों में यूज़ करते हैं, जो साइड व्यूज मिरर या फिर रियर व्यू मिरर जिसे कहते हैं। तो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग को एक बड़ा सा व्यू मिलता है। शॉपिंग मॉल्स में भी लगा हुआ होता है ये मिरर। तो ये हम लोग को किसी भी बड़े एरिया का छोटा इमेज देखने का काम में लिया जाता है, जो कि कहीं पर भी होता है। और इसी तरह से यूजेस अगर बात करें हम लोग कनकेव मिरर का, तो कनकेव मिरर का और भी यूज है, डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें हम लोग वही टेबल मैंने फिर से यहाँ पर दे दिया है जो कनकेव मिरर के केस में मैंने दिया है यहाँ पर। तो ये कन्वेक्स मिरर का केस में है, ये मैं बता चुका हूँ, आप एक बार देख सकते हैं इसको।
अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब हुआ कि आपको जो भी न्यूमेरिकल बनाते हैं, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि इस चैप्टर में या फिर इस 10th क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स भी बनाना होता है। तो न्यूमेरिकल्स बनाते समय हम लोग को कुछ साइन कन्वेंशन के बात को ध्यान में रखना होता है। जैसे हम लोग अवेयर हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को भी से, ये इस तरह से एफ से फोकल लेंथ को हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि देखिए जो ऑब्जेक्ट, पहले तो जो यहाँ पे एक कनकेव मिरर यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ पे कन्वेक्स मिरर भी समझ सकते हैं, दोनों ही के लिए है। याद रखिएगा कि लाइट रे जब भी हो लेफ्ट साइड से आप एंटर कराइएगा, है ना। तो उस केस में आप देखते हैं यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं इसको एक चार्ट कहने का मतलब ग्राफ आप देखें तो ग्राफ इस तरह से होता है। ग्राफ में ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, है ना। तो ये वाई और एक्स एक्सिस मान करके आप चलिएगा तो आपको दिखेगा कि इधर जो लाइन के ऊपर होता है इसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, यानी कि ये जो है वाई ये पॉजिटिव में होता है 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर लाइन के नीचे जाते हैं एक्स के नीचे एक्सिस के, तो ये नेगेटिव में होता है। तो सेम ऐसा ही काम करना है हम लोग। इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो प्लस में रखना है आपको, अगर उसका हाइट वगैरह दिया हुआ है, और अगर इसके नीचे है, नीचे की तरफ जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव में होगा। ठीक है, साइन नेगेटिव डालना है, बाकी जो हाइट वगैरह है वो डालना है। फिर आगे समझिएगा। अब देखिए ये है एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन के इधर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो इसके अंदर इधर की तरफ जो मेजरमेंट करेंगे आप वो नेगेटिव में होगा, सॉरी पॉजिटिव में, माफ कीजिएगा पॉजिटिव में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के इधर साइड पॉजिटिव में होता है और इधर साइड जो होता है वो नेगेटिव में होता है, -1 -2 -3, ये सबसे परिचित है। तो ये सब उसी तरह से काम करता है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं सभी चीज़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेम वही काम है, उससे कुछ नया नहीं है, तो वही आप ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर अच्छे से बताओ कि हाइट डाउनवर्ड जो होगा उसको आप नेगेटिव में लेंगे, हाइट अपवर्ड जो होगा उसको पॉजिटिव में लेंगे, यही सब बातें यहाँ पर दी हुई है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं मिरर फार्मूला, वो आखिर यूज आपको कहाँ पे आएगा, तो इस बात पे ध्यान दें। यहाँ पे ये मिरर फार्मूला है आपको। मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला एक सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर f जो है वो क्या है? फोकल लेंथ है। यहाँ पे u जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखेंगे, और v जो है यहाँ पर वो है आपका इमेज डिस्टेंस, और ये जो f है वो फोकल लेंथ। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर, नोट क्या है कि यहाँ पर ऑल द फार्मूला इन दिस चैप्टर, जितने भी फार्मूला आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहले तो अभी मिरर फार्मूला पढ़ रहे हैं, फिर आगे आप पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, फिर एक मैग्निफिकेशन फार्मूला, 3 फार्मूला आप पढ़ने वाले बेसिकली। तो तीनों ही केस में जब आप लिखेंगे u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v यानी कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस वगैरह जो भी आप नोट करेंगे वो सभी साइन कन्वेंशन के साथ होगा। तो साइन कन्वेंशन के साथ होगा, साइन कन्वेंशन के साथ, यानी जो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो है साइन कन्वेंशन की, अगर ऐसे हुआ हाइट तय वो प्लस में लिखा हुआ रहेगा, अगर ये ऐसे है तो माइनस साइन के साथ। तो ये वाला एक फार्मूला है। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए। क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला कि कनकेव मिरर, तो देखिए कनकेव मिरर का ये मैं इमेज बना रहा हूँ, ये कनकेव मिरर हो गया, और ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ये पोल होगा P पोल, यहाँ देखिए ये F है मान लीजिए, फिर यहाँ पे C है, ठीक है। अब समझते हैं। तो देखिए क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया जा रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कनकेव मिरर। तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा तो ये मिरर के बाहर होगा। तो इधर हम लोग को याद है एक्सिस के अनुसार इधर की तरफ जो है वो सारा नेगेटिव में होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कभी नहीं रख सकते, वो बाहर ही होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस रखा किया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के सामने में है।
फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर आप नोट करेंगे यहाँ पर तो आपको इन दोनों इस फॉर्मूला में से एफ यू और भी में से कोई भी दो चीज़ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा और तीसरा आपको निकालना होगा। तो ये तो एक मैथ्स फिर मैथमेटिक्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये आपको मैं दे दिया कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया u तो -20 हो जाएगा, क्योंकि हम बताया अभी जस्ट कि ऑब्जेक्ट जो होगा कभी भी बाहर होता है तो -20। फिर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि फोकल लेंथ जो है 25 है फोकल लेंथ। तो आप जानते हैं कि कनकेव मिरर का फोकस भी बाहर है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर है तो फोकस भी बाहर है, तो ये भी माइनस साइन के साथ होगा -25। अब देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस आपको पता करना है। तो इमेज का डिस्टेंस बोले तो v आपको पता करना है। तो आप इस फॉर्मूला में ये -25 और ये -20 करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आंसर आ जाएगा v। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर ये एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कुछ इसमें भी वही बात है। कुछ यहाँ पे क्या पूछा, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया, यानी कि इस केस में आपको u पूछा है। तो आप दोनों ही बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है कि जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है रिफ्लेक्शन यहीं तक खत्म होता है। रिफ्रैक्शन और मैग्निफिकेशन मैं अगले पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको अगर ये जैसा भी लगता है, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।